भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग कृषि के जरिए अपना जीवन यापन करते हैं। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक किसानों के हित के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन क्या किसानों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है? क्या सरकार के तमाम दावे महज दिखावा हैं? आइए देखते हैं। खेतों में कुदाल चलाते ये हैं चंद्रशेखर प्रसाद। ये किसान हैं, इनका मुख्य पेशा कृषि है। ये आए दिन अपने खेतों में आते हैं, कुदाल और हल चलाते हैं और फसल की पैदावार होने तक जी तोड़ मेहनत करते हैं। कुछ ऐसा ही दिनचर्या शंकर शर्मा और कृष्ण मुरारी का भी है, लेकिन इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। इन लोगों की माने तो ये बाजार से दोगुने रेट पर खाद और बीज लेने के लिए मजबूर हैं। कभी नहीं, कुछ नहीं मिला। एक बोरिंग के पाइप लिए हैं, उसका आज तक ले सब्सिडी नहीं। 1 साल हमरा हो गया। जब वहाँ फोन करते हैं तो अबर महीना में मिलेगा। मिले खाद मिले समय पर, धान का बीज मिले, चना का, मसूरी का, ये सब कुछ नहीं मिल पाता है। सब ब्लैक खरीदना पड़ता है बाजार से। अभी तक तो राशि अभी नहीं किया है, नहीं आया। साधन नाम के सरकार का चीज है ये, ना है कुछ ना। इन किसानों के दर्द से पटना महानगर की पंचायत की मुखिया आभा देवी भी सहमत हैं। मुखिया की माने तो किसानों को बाकी के सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिलता। तब बीज समय से नहीं मिलता है, चलते किसान लोग को परेशानी होता है। खाद भी ब्लैक हो जाता है, तब ज्यादा पैसा में खरीदना पड़ता है किसान लोग का। किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचने पर सियासत भी खूब हो रही है। मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने सरकार पर किसानों की अनदेखी और पूंजीपतियों के लिए काम करने का आरोप लगाया। कह रही आप किसान से बात कीजिए, आपको असलियत पता चलेगा। ना बीज पहुंच रहा है, ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। अगर कहीं पहुंच रहा है तो ये जो सरकार है, ये बड़े बड़े उद्योगपति अंबानी अदनानी की का प्रचार प्रसार का एजेंसी बन गई है। किसान और विपक्ष जो भी कहें, लेकिन सरकार उनके आरोपों को मानने को तैयार नहीं है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने पूरी पारदर्शिता के साथ किसानों तक उन तमाम योजनाओं को पहुंचाने का दावा किया जो राज्य सरकार ने उनके हितों के लिए शुरू किया है। उनको बीज मिल रहा था, उनको मिलता था तो साल भर तक घूमते रहते थे और बीज के पैसे को लेने के लिए हम अनुदानित दर पर शुरू कर दिया जाकर। अनुदानित दर पर किसानों को हम बीज दे रहे हैं करके, उनको कोई बैंक का चक्कर लगाना नहीं है। सरकार के साथ सत्ताधारी दल ने भी किसानों के साथ खड़े होने का दावा किया। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि किसानों के हितों के लिए सरकार ने कई काम किए हैं, जिसके लिए कई बार करमन पुरस्कार भी मिल चुका है। अब नहीं मिल रहा है क्या? अगर किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है तो धान में, गेहूं में लगातार हमको करमन पुरस्कार मिल रहा है। देश के अंदर विभिन्न पुरस्कार से नवाजे जा रहे हैं, हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ी है। बहरहाल सियासत और दावे जो भी हों, किसानों का दर्द और वस्तु स्थिति अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है। ऐसे में उम्मीद किया जा सकता है कि सरकार एक बार फिर से हकीकत को खंगालेगी और किसानों तक तमाम योजनाओं को पहुंचाएगी। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना। बात बड़ी खबर की कर लेते हैं। राजधानी पटना से बड़ी खबर मिल रही है। प्रकाश पर्व के नाम पर पुलिस विभाग में घोटाला सामने आया है। कई पुलिस अधिकारी जांच के दायरे में हैं। एसएसपी कार्यालय के 3 कर्मचारी इसके मद्देनजर निलंबित भी किए गए हैं। तत्कालीन ग्रामीण एसपी ललित मोहन प्रसाद पर भी जांच की आंच आई है। कई डीएसपी भी जांच के दायरे में आ गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें, बड़े ही धूमधाम से जोश खरोश के साथ प्रकाश पर्व मनाया गया है, लेकिन अब इसके नाम पर पुलिस विभाग में घोटाला सामने आया है और कई पुलिस अधिकारी इस जांच के दायरे में हैं। एसएसपी कार्यालय के 3 कर्मचारियों को इसे लेकर निलंबित भी किया गया है। संजय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, प्रकाश पर्व को लेकर क्या घोटाला है पुलिस विभाग का, विस्तार से जरा बताएं और किन लोगों पर अभी तक कार्रवाई हुई है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार पर्व को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की छवि काफी बेहतर हुई है, उसी प्रकार पर्व को लेकर पुलिस महकमे में, पटना पुलिस प्रशासन में घोटाले का एक बड़ा मामला सामने आया है। और सोर्सेस की मान लें तो तकरीबन 60 लाख से अधिक का ये घोटाला सामने आया है। और इस मामले का खुलासा तब हुआ जब तत्कालीन एसएसपी मनु महाराज ने एक जांच की थी और इस जांच के बाद उन्होंने तत्कालीन आईजी जो
प्रभार में थे पटना जोनल आईजी बच्चू सिंह मीणा, उन्होंने इस पूरे उन्होंने अनुशंसा की थी और इस पूरे मामले की जांच की बात कही थी। इसके बाद जो तत्कालीन आईजी थे पटना के बच्चू सिंह मीणा ने उन्होंने डीआईजी राजेश कुमार से इस पूरे मामले की जांच करवाई है और इस जांच के बाद डीआईजी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए आईजी का जो आदेश था उसके आधार पर जो लेखा शाखा है उसके 3 कर्मियों को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा कई तरह की अनुशंसा की गई है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि लेखा शाखा के सभी सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया गया है जी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उपरोक्त मामले को आईजी ने अवैध सरकारी राशि की निकासी का एक गंभीर मामला माना है और कहा है कि जितने भी दोषी पदाधिकारी हैं इन सब के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई करने के साथ ही विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। संजय, अभी सिर्फ 3 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है और कितने अधिकारी इसकी जद में आ सकते हैं, किसी के नाम सामने आ रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में जो तत्कालीन ग्रामीण एसपी थे उन पर भी जांच की आंच है और वो भी जांच के लपेटे में है। उनसे भी स्पष्टीकरण मांगा गया इस पूरे मामले में और निश्चित तौर पर उनका जब स्पष्टीकरण आएगा तब आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एक और जो आईपीएस मौजूदा अधिकारी हैं उनका भी नाम सामने आ रहा है और उनके खिलाफ भी शोकॉज नोटिस जारी किया गया। तो निश्चित तौर पर न केवल कई पुलिसकर्मी हैं बल्कि कई पुलिस अधिकारी भी इस पूरे मामले में की जांच की जद में है और न्यूज 18 पर इस मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। अभी पटना की जो एसएसपी हैं गरिमा मलिक वो राज्य पुलिस मुख्यालय में तलब की गई हैं और जो जानकारी मिल रही है फिलहाल डीजीपी से उनकी मंत्रणा चल रही है इस पूरे मामले को लेकर। तो आने वाले दिनों में यह मामला काफी तूल पकड़ेगा और निश्चित तौर पर इसमें आपराधिक मामला भी दर्ज किया जाएगा। अधिकारी इस बात की जानकारी बिल्कुल संजय, लगातार सख्ती की बात कही जाती है। तमाम जो किसी भी तरह के घोटाले से पहले भी आए हैं बिहार में, सरकार ये दावा करती है कि कार्रवाई की जा रही है, सख्ती के साथ कार्रवाई की जा रही है। बावजूद इसके पुलिस महकमे में इस तरह का घोटाला सामने आना, आखिर क्या समझा जाए? इससे सवाल खड़े होते हैं। देखिए निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि 0 टॉलरेंस की पॉलिसी रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, चाहे वो करप्शन हो या फिर क्राइम हो। यही कारण है कि तात्कालिक कदम उठाते हुए जो जोनल आईजी हैं उनके आदेश पर डीआईजी ने पुलिस महकमे के 3 कर्मियों को प्रधान लिपिक इंदुभूषण तिवारी, मुख्य लेखापाल सुरेश सिंह और तत्कालीन लेखापाल गुंजन विशाल को निलंबित कर दिया है। लेकिन केवल पुलिस कर्मियों की इसमें सहभागिता नहीं है, कई अधिकारी भी जांच के दायरे में। तो निश्चित तौर पर आने बिल्कुल संजय, आप नजर बनाए रखें कौन कौन से अधिकारी इसकी जद में आते हैं, जांच की आंच कहां तक पहुंचती है, इस पर आगे अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन पुलिस विभाग में इस तरह की कारस्तानी जाहिर तौर पर सवाल खड़े करती है। चलिए फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। चुनावी साल में कांग्रेस ने प्रियंका कार्ड खेलकर एक बड़ा दांव चला है। पार्टी नेता इसे राहुल गांधी के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देख रहे हैं तो सत्ता पक्ष के नेता कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं और एनडीए की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने की बात कहते नजर आ रहे हैं। प्रियंका लगाएंगी कांग्रेस का बेड़ा पार। कांग्रेस ने खेला सियासी मास्टर स्ट्रोक। विपक्ष को फील गुड, सत्ता पक्ष का तंज। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आखिरकार राजनीति में कदम रखी दिया। बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रियंका को पार्टी महासचिव बनाते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया और प्रियंका की राजनीति में आधिकारिक तौर पर एंट्री हो गई। इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा की भूमिका अमेठी और रायबरेली में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए प्रचार करने तक ही सीमित थी। सियासत में उनकी एंट्री पर नेताओं ने प्रतिक्रिया भी दी है। कांग्रेस आलाकमान के फैसले से गदगद है और फ्रंट फुट पर खेलने तक की बात की जा रही है। मेरा मेन पॉइंट है कि हम बैकफुट पे कहीं नहीं खेलने वाले हैं। हम ना गुजरात में बैकफुट पे खेलेंगे, ना उत्तर प्रदेश पे बैकफुट पे, कहीं भी हम बैकफुट पे नहीं खेलेंगे। और हम राजनीति जनता के लिए करते हैं, विकास के लिए करते हैं और जहां भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे। राहुल जी बतौर अध्यक्ष पूरे देश में काम कर रहे हैं, कठोर परिश्रम कर रहे हैं। अब प्रियंका जी के आने से क्या होगा, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी एक व्यापक असर पड़ेगा। तो बिहार में कांग्रेस फ्रंट फुट पे खेलेगी। अरे बिहार भारत का ही तो हिस्सा है, बिहार भारत से बाहर थोड़ी है। पूरे देश में कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलेगी और हम अपनी खोई प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त करेंगे। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने प्रियंका को सियासी पद मिलने पर उन्हें बधाई दी है और दावा किया कि प्रियंका कांग्रेस के लिए गोल्डन कार्ड साबित होंगी, जबकि शरद यादव ने भी कांग्रेस के कदम की सराहना की।
प्रियंका गांधी जी का जो छवि जो है इंदिरा गांधी जी से मिलता है, एकदम हूबहू। दोनों भाई बहन चुनाव को निकालने का काम करेंगे। कमजोर नहीं है। ट्रम्प कार्ड क्या है? प्रियंका गांधी जी गोल्डन है, गोल्डन कार्ड। चुनाव है आने वाला, तो उनके आने से उनको जिस तरह से उनका नाम घोषित हुआ, मैं उसका स्वागत करता हूँ। विरोधी खेमे को प्रियंका की एंट्री भले ही सियासी ऑक्सीजन की तरह लग रही हो, लेकिन सत्ता पक्ष कांग्रेस पर तंज कस रहा है और पार्टी को परिवार की जागीर और कंपनी तक की संज्ञा दी जा रही है। कि पहले से इनकी सक्रियता बहुत रही है कांग्रेस के पॉलिटिक्स, तो इसलिए अब कोई बहुत फर्क पड़ेगा, इस समय का इंतजार करना चाहिए। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी बनी है तो मैं तो बधाई दूंगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वही तो बनेगा जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सीएमडी चाहेगा। वहीं राजनीति में प्रियंका की एंट्री पर प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है और कहा है कि भारतीय राजनीति में सबसे अधिक प्रतीक्षित एंट्रियों में से आखिरकार एक का प्रवेश हो गया। प्रियंका गांधी को बधाई और शुभकामनाएं। प्रियंका गांधी वाड्रा की चुनावी साल में अचानक से कराई गई एंट्री को कांग्रेस के मास्टर कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे प्रियंका महागठबंधन के हाथ को कितना मजबूत कर पाएंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल, पटना से अमित कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन देखना होगा कि सक्रिय राजनीति में प्रियंका का पदार्पण क्या रंग लाता है। वैसे चुनावी साल में नेताओं की अदा बदल जाती है। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खुर्शीद आलम एक बार फिर सुर्खियों में हैं। जय श्री राम का जय घोष करने वाले खुर्शीद आलम ने इस बार शंकराचार्य का दिया हुआ सोने का लॉकेट धारण किया है। दोनों धर्मों में एक बराबर क्यों है? अरे पहले मैं एक इंसान हूँ भाई, इंसान हूँ। इंसान का ही अगर ये पालन कर दे आदमी उसी को, ये कौन जानता है ये क्या होगा। इंसान बनने का कोशिश करता हूँ। आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का ये दर्शन धर्मनिरपेक्ष भारत को निस्संदेह सुकून दे रहा होगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई सौहार्द है या फिर चुनाव की आहट से धर्म की हठिता बदल रही है। जय श्री राम का जय घोष करने वाले खुर्शीद आलम ने इस बार गले में शंकराचार्य का दिया हुआ लॉकेट धारण कर लिया है, जो जाहिर तौर पर धर्म के ठेकेदारों के गले उतरेगा नहीं। भारत में 4 पीठ के ही शंकराचार्य हैं, 4 पीठ ही। अच्छा, शंकराचार्य जी ने खुद से सम्मानित किया आपको? खुद उनका ओन पैसा, उनका ओन पैसे से उन्होंने मुझे पुरस्कृत, ये 30 ग्राम का जो है ये उनका ओन पैसा था, किसी का नहीं था। ये तस्वीरें महज 2 दिनों पुरानी हैं। बेतिया के रामपुरवा गांव में राम जानकी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कलश यात्रा निकाली गई थी। इस यात्रा में खुर्शीद आलम न सिर्फ शामिल हुए थे, बल्कि जय श्री राम का जय घोष भी किया था। इससे विश्व शांति के लिए जो है जग का जो है प्रयोजन किया जाता है, मानव कल्याण के लिए, आपसी सौहार्द स्थापित करने के लिए जो है कोई जग मैंने क्या होता है, जगदीश और विश्व का शांति तभी होगा जब सब लोग आपस में मिलजुल कर जब चलेंगे, कोई भेदभाव नहीं रहेगा, तब जाकर विश्व शांति और मानव कल्याण स्थापित होगा, आपसी सौहार्द। चुनावी साल है, सियासत मंदिर माला कंठी में उलझी पड़ी है। ऐसे में बीजेपी भला कैसे पीछे रह सकती है। राम भक्त होने की होड़ मची है, लिहाजा सियासत ने अपने कलेजे से लगी कंठी को हाथ में रख लिया है। चुनाव में याद करते हैं, आप जानते हैं हम तुलसीधारी आदमी हैं। राम के देख रहे हैं, तुलसी का राम का कितना प्रेम है। आपको याद होगा एक बार पहले भी जय श्री राम का नारा लगाकर सुर्खियों में आने वाले बिहार सरकार के मंत्री खुर्शीद आलम ने आखिरकार माफी मांगी थी। उनके खिलाफ फतवा भी जारी हुआ था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ रुपेश कुमार की रिपोर्ट।
आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे मौत की चाल ने 4 लोगों की जान को ले लिया। धनबाद के निरसा में दरअसल ईसीएल के कसपारा आउटसोर्सिंग के पास अवैध खनन के दौरान चाल धंस गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। गौरतलब है कि निरसा क्षेत्र में पिछले 3 माह के दौरान अवैध खनन के दौरान कई हादसे हो चुके हैं, जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। इसके बावजूद अवैध खनन की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है और आज भी 4 लोगों की जान चाल धंसने की वजह से चली गई। इसमें इसके शिकार हुए इलीगल माइनिंग में सुरक्षा के अनदेखा के चलते 10 लोग इसके शिकार हुए हैं। 2 लोग उसमें एक शिव डंगाल के हैं, एक पगल के हैं। उनके बारे में उसका खबर मिला है। लोग को हम चाहते थे कि निकल जाए। मुझे जो लग रहा है यहाँ सिचुएशन देखने पर, बिकॉज यहाँ बगल में लीगल माइनिंग चल रहा है और 10 मीटर भी नहीं है यहाँ इलीगल माइनिंग। ईसीएल हैज टू टेक कंप्लीट रिस्पांसिबिलिटी। उनका सीएसएफ फोर्स रहना चाहिए ना, उनका कोई इंटरनल सिक्योरिटी है। नोबडी इज देयर। ईसीएल मैनेजमेंट वेरी सीरियस इशू। और अब बात सुपौल में हुए फर्जीवाड़े की। सुपौल शिक्षा विभाग में लूट कथा के एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। यहां सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में खरीदारी के नाम पर लाखों के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। 3 साल बाद आरटीआई से खुलासे ने सबको हैरान कर रख दिया है। सुपौल शिक्षा विभाग में फिर गड़बड़ी। सीमा क्षेत्र विकास योजना में 41 लाख का फर्जीवाड़ा। फर्जी कार्य एजेंसी बनाकर निलंबित डीपीओ ने किया कारनामा। खुद से ही कार्य सत्यापन कर खुद किया भुगतान। आरटीआई से फर्जीवाड़े का हुआ खुलासा। सुपौल शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े का एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने अधिकारियों के काम के तरीके की पोल खोलकर रख दी है। सीमा क्षेत्र विकास योजना में फर्जीवाड़ा 41 लाख रुपए का है और इसे करने वाला राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का निलंबित डीपीओ अमरभूषण बताया जा रहा है। दरअसल जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से चिट्ठी निकाली गई जिसमें स्कूल कॉलेजों में 41 लाख के सामानों की खरीदारी होनी थी, लेकिन डीपीओ ने खुद ही एजेंसी बनकर आपूर्ति आदेश निर्गत कर दिया। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, जबकि जिला योजना की ओर से तत्कालीन डीईओ जाहिद हुसैन को कार्य एजेंसी बनाया गया था। फर्जीवाड़े के इस खेल में कुछ सामान स्कूलों में तो मिले, लेकिन 3 साल बाद भी राशि का समायोजन नहीं हो सका। और ये 12 लाख जो आप बता रहे हैं वो फर्नीचर मद में 12 लाख लगभग का सामान आया है। उसमें आपको बच्चों के लिए बेंच है, कुर्सी है, टेबल है, अलमीरा है, ये सारा सामान 12 लाख का ये प्राप्त हो चुका है। डीईओ को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने स्पष्टीकरण की मांग की, तो डीपीओ अमरभूषण ने स्वयं सत्यापन कर जिला पदाधिकारी और जिला योजना पदाधिकारी को चिट्ठी भेज दी। साथ ही राशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता मेसर्स यूनिवर्सल ट्रेडर्स सहरसा को कर दिया। मामला खुलने के बाद डीएम ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है। हालांकि अधिकारी इसे घोटाला न मानकर मानवीय भूल बता रहे हैं। 41 लाख रुपए का बिना डीओ और बिना डीएम की अनुमति का 41 लाख रुपए का ऑर्डर दे दिया गया और जो सामान सरकार के द्वारा स्वीकृत है उसकी क्रय कर लिया और उन्होंने स्वयं उस सामान का सत्यापन भी किया और स्वयं भुगतान कर दिया गया। तो मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी को जानता हूँ। मैं जो भी रिपोर्ट लेता हूँ जिला शिक्षा पदाधिकारी से, मैं डीपीओ को कहीं नहीं जानता हूँ, ठीक है ना। इसलिए उस पर वो उनका आंतरिक मामला है, उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। तो उसमें टेंडर की प्रक्रिया हुई थी क्या सर? वो देखिए मेरे पहले का है मामला, कैसे क्या होगा वो तो देखेंगे। डीएम के आदेश के बाद अब देखना है कि जांच कहां तक पहुंच पाती है या अन्य घोटाले की तरह ही मामले को निपटा दिया जाता है। अमित झा, न्यूज़ 18, सुपौल।